नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली। कांग्रेस की सावित्री मांडवी ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया। एक तरह से ये जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए बोनस अंक है। कुछ दिन पहले ही भूपेश बघेल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि की। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ देश का सबसे अधिक आरक्षण देने वाला राज्य बन गया था। इसलिए कहीं ना कहीं इस चुनावी जीत में उस आरक्षण नीति का भी अक्स दिखाई दिया है। लेकिन इस जीत का मुख्य कारण भूपेश बघेल की चुनावी रणनीति भी है। उन्होंने जनता की सहानुभूति का भरपूर फायदा उठाया और सरकारी योजनाओं का फायदा भी निचले स्तर तक पहुंचाया, जिसका असर भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे में दिखाई दिया। भाजपा के लिए उपचुनाव की यह हार एक झटका है। एक समय लग रहा था कि भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी। इस परिणाम से यह साफ हो गया है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। क्या यह भूपेश की बाजीगिरी का परिणाम है और क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में लगातार कमजोर हो रही है? आज अटेंशन में इसी पर चर्चा करेंगे और तो सीधे आपको सुनवा देते हैं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। तो निश्चित रूप से कि चुनाव को बहुत अच्छा हम लोगों ने लड़ा था, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और इसलिए हमें पूरे ये लग रहा था कि बीजेपी इस बार जीत करके आ जाएगी। वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। तो आपने कौशिक जी को भी सुना और भूपेश बघेल जी को भी। अब सीधे रुख करते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अशोक बजाज वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से और डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्राकर जी, शुरुआत आपसे करेंगे। इन्हें यदि हम इस चुनाव परिणाम को सेमीफाइनल मान लें तो 2023 की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रजेश सिंह, 2023 की तस्वीर अलग होने वाली है, लेकिन इससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दूसरी बात यह है ब्रजेश जी कि इस चुनाव में बीजेपी के वोटिंग जो परसेंटेज है उसको अगर हम देखें, जो मत प्राप्त हुआ है, तो 18 में जो लगभग उनको मत मिला था उतना ही मत मिला है लगभग। अब बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी काफी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस चुनाव को लड़ी। जिनके कैंडिडेट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो गया, तो वो पार्टी जहां तक संभव हो सकती थी अपने प्रत्याशी के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर दिख रहा है जो 2023 के दिशा तय करेगी, वो है निर्दलीय प्रत्याशी। क्योंकि बस्तर के गांव में, खासतौर से भानु प्रतापपुर में और चारामा में, गांव गांव में, चौपालों में, तालाबों में, इवन कह सकते हैं हाट बाजारों में आरक्षण के ऊपर जिस तरह से बात हो रही थी, वो काफी वो वोट मिला है अकबर कुर्राम जी को। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर 2023 में दोनों राजनीतिक दलों के लिए यह अलर्ट होने की बात है कि अगर जो संशोधन, जो विधेयक अभी विधानसभा के विशेष सत्र में पारित हुआ है, वो अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया किन्हीं प्रक्रियाओं के तहत, तो दोनों राजनीतिक दलों के लिए इसमें एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। अब तो मुझे लगता है कि भूपेश सरकार की जो नीतियां, बीजेपी के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का कट निकालना जरूरी है और दूसरी बात है एक प्रकार से आरक्षण के मसले के ऊपर अब यहाँ कार्यपालिका के रूप में यहाँ की सरकार तो पास कर दी, लेकिन आगे की प्रक्रियाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं अन्य प्रक्रियाओं में कैसा एक प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, ये 23 की दिशा तय करेगा प्रदेश। तो इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में,
लेकिन उसके बावजूद भूपेश बघेल मजबूत होकर उभर रहे हैं, चाहे उनकी चुनावी रणनीति हो, चाहे उनकी योजनाएं हो। जो काम उनको करना था कर दिया। यदि केंद्र उसमें अड़ंगा लगाती है तो नुकसान भी तो फिर बीजेपी को ही होगा। देखिए, यहाँ पर केंद्र की बात नहीं है ब्रजेश जी, क्योंकि नवी अनुसूची में जिस विधेयक इसको रखने का निवेदन किया गया है और नवी अनुसूची के ऊपर क्या है कि इसके ये 5 बिंदुओं के ऊपर कंसंट्रेट है। चाहे 1967 का हम गोलकनाथ जजमेंट की बात करें, या फिर 1973 का केशवानंद भारती के जजमेंट की बात करें, 1980 के वामन राव जजमेंट की बात करें, या 2007 के हम IR कोयरी की विषय के ऊपर जजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर देखती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत है तो वो खुद ही संज्ञान ले सकती है। तो ये प्रक्रिया, लेकिन भूपेश बघेल जी के बारे में जैसा आपका प्रश्न था प्रदेश जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति को राज्य बनने के बाद अगर काफी बारीकी से देखा जाए तो विरोधी पार्टी में जो PCC अध्यक्ष हुए एक जमाने में नंद कुमार साय जी और डॉक्टर रमन सिंह जी, ये जो इम्पैक्ट छोड़े, उसी तरह का इम्पैक्ट भूपेश बघेल जी जब PCC अध्यक्ष हुए और वो जो इम्पैक्ट छोड़े, एग्रेशन अपनाए और साथ ही साथ नीतियों को क्रियान्वयन करने का वो प्रयास किए हैं, तो निश्चित रूप से अभी इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन बीजेपी के लिए भी यह है कि उसके मतों में ज्यादा अंतर नहीं आया है इस उपचुनाव में प्रतिकूल परिस्थितियों में। इसलिए आगामी 9 महीनों में केंद्र की सरकार की नीतियों को बीजेपी कितना यहां पहुंचा पाती है और कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में कुछ विफलताएं हैं उसको किस तरह से कम्युनिकेट कर पाती है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बजाज साहब, मत प्रतिशत भले ही ना गिरा हो आपका ज्यादा, लेकिन हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में 1% की कमी आई और आपकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। चंद्राकर जी कह रहे हैं ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार लोकप्रिय हो रही है, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने छाप छोड़ी थी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, वैसी छाप बघेल साहब भी छोड़ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि खतरे की घंटी तो है? बघेल साहब का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी को मेहनत तो करना ही है, आगे भी मेहनत करेगी और पहले भी मेहनत करती रही है। बिना मेहनत से कोई चुनाव लड़ा या जीता नहीं जाता। लेकिन इस चुनाव में जिस ढंग से कांग्रेस ने लड़ा, एक तो सहानुभूति जनता की मोहन मंडावी के प्रति थी, उसका लाभ मिला इस कांग्रेस को। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का जिस तरह से चरित्र हनन किया गया और जिस प्रकार से झारखंड की पुलिस को बुलाकर यहाँ पर उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, जनता को लगा कि बार बार जनता के बीच में जाकर ये बोला गया कि एक कुकर्मी या दुराचारी को भाजपा ने टिकट दिया है, भाजपा वाले उसका बचाव कर रहे हैं, दुराचारी का बचाव कर रहे हैं, बलात्कारी का बचाव कर रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा किया, इसके कारण बहुत सारे मतदाताओं के मन में ये बात आई। लेकिन वास्तव में हम उस चुनाव को जीत रहे थे। कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर भ्रम में न रहे कि वो 2023 के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। ये वास्तव में खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए है, क्योंकि लेकिन बजाज साहब, ईडी तो आपकी भी आई थी ना जी, झारखंड पुलिस आई थी तो ईडी भी आई थी ना चुनाव के दौरान ही। ईडी का कोई भानु प्रतापपुर से कोई लेना देना नहीं था ना। डायरेक्ट ईडी आई, ईडी तो पहले भी आती रही है और वो अपने नियम अनुसार जो भी करना है उसकी प्रक्रिया तो पूरी कर रही है। लेकिन भानु प्रतापपुर के एक प्रत्याशी को जब नाम सेलेक्ट होता है उसके तुरंत बाद, स्कूटनी के तुरंत बाद उसके खिलाफ में जो दुष्प्रचार किया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्षति हुई है। वरना हमारा जनमत यथावत है, हमारे मतदाताओं में कोई कमी नहीं आई है, हमारे मतदाता यथावत हैं। और भी जो लोग हमारे प्रति आकर्षित थे, उन लोगों को इन लोगों ने रोकने में सफल हो गए। और बहुत सारे जो ये जो सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हमें भी क्षति पहुंचाई है बहुत, उसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ा।
लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये हमारी नैतिक विजय हुई है वहाँ, और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भ्रम में न रहे। 2023 की खतरे की घंटी उनके लिए बज गई है। गुजरात में आपने देखा कि किस प्रकार से सुशासन की एक विजय हुई वहाँ, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपनी पहली पसंद माना है। कितना प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन पहली पसंद वहां माना है, हिमाचल में नहीं मान पाए। लौटूंगा बजाज साहब आपके पास। सत्यप्रकाश जी, आप भ्रम में मत रहिए, 2023 में ऐसे परिणाम नहीं होंगे। और आपने ये उपचुनाव जीतने के लिए सहानुभूति की लहर पर तो सवारी की ही, लेकिन साम दाम दंड भेद भी अपनाए, चरित्र हनन किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पूरी ताकत लगाई एक उपचुनाव के लिए। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन के लिए देश प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चाहे भानु प्रताप का चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो, जिस टाइप से कांग्रेस पार्टी जीती है, और राजस्थान का उपचुनाव हो। और जो ये बजाज जी बोल रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, तो जैसे आपने अभी खुद बोला ब्रजेश जी कि ईडी यहाँ आई थी, जैसे इन्होंने बोला कि ईडी का भानु प्रतापपुर के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही वहां से भी तो झारखंड पुलिस आई थी, छत्तीसगढ़ पुलिस तो नहीं थी उसमें। 2019 का मैटर है, झारखंड का मैटर है, वो झारखंड पुलिस यहाँ आई, उनकी कार्रवाई थी, पहले भी आई थी। जैसे इन्होंने बोला ईडी आती है, तो वैसे झारखंड पुलिस भी 3 बार पहले भी आई थी। तो इसमें छत्तीसगढ़ ना गवर्नमेंट को कुछ लेना था, ना छत्तीसगढ़ पुलिस को कुछ लेना था, झारखंड का मैटर है। और सहानुभूति की बात करें तो पहले बजाज जी अपने प्रत्याशी को देखिए, उनके प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा हुआ है, झारखंड में 2019 का मैटर है, और हमारी प्रत्याशी एक शिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, महिला है, और वहाँ पे महिला वोटर ज्यादा है। और इनके ऊपर एक ऐसे प्रत्याशी जिनके ऊपर महिला के साथ बलात्कार, दुष्कर्म और दूसरों शारीरिक संबंध में उसमें धकेलने का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो इस टाइप के प्रत्याशी को खुद खड़ा करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि जनता इनको वोट भी देगी, जनता इनको प्यार करेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मगर हमारी प्रत्याशी शिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, और उनके ऊपर पूरा एक घर भी संभाल रही है, बाहर भी हमारी तो जनता सब देख रही है। और उस सबसे बड़ी बात है जो भूपेश बघेल जी का जो नाम है और जो काम है, आप आदिवासियों के लिए चाहे आरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे वो बस्तर संभाग में 300 स्कूलें जो रमन सिंह के टाइम में बंद हो गई थी उनको खुलवाने का काम हो, चाहे उनके जो पट्टे जो इन्होंने उद्योगपतियों को दे दिए थे उनको वापस दिलाने का हो, चाहे फर्जी केस में जो इनको मुकदमे, लेकिन चंद्रकर जी बोल रहे हैं ये शेर की सवारी करने जैसा हाल है, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी आपकी। नहीं, वही तो बजे जी, अभी आप खुद इतने बड़े पत्रकार, अभी आपने ये बात खुद बोली कि हम तो यहाँ से पास किए, अगर वहाँ पे केंद्र सरकार अड़ंगा करेगी तो ये तो उनके ऊपर है ना। अगर वो नहीं चाहती कि आदिवासियों आरक्षण, लेकिन जो 50% का जो वो चाहेगी ऐसा, संविधानिक हक है उससे दायरा पार करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अड़ंगे लगाएगा ही नहीं। एक देखिए, आप इंदिरा साहनी का केस मैटर मालूम है, अजय चंद्राकर जी को भी मालूम है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि अगर आपके पास तथ्य है कि आप 50% ज्यादा क्यों दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। तो हमारे पास क्वांटिफाइड डाटा आयोग जो गठित किए गए तो उसके अंदर पूरा डाटा है कि हम क्यों इतना दे रहे हैं। और रमन सिंह जी ने तो बल्कि जो दिया भी 58%, हाईकोर्ट में उसमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जिसकी वजह से ये हाल हुआ कि वहाँ हाईकोर्ट में निरस्त हो गया, फिर से प्रक्रिया शुरू हुई, ये सब चीजें। खैर वो तो सब बातें मालूम है वही सब। तो इसीलिए हमारे पास पूरा डाटा है कि हम क्यों दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ग को, चाहे वो आदिवासी हो, ओबीसी हो, अनुसूचित जाति, हर वर्ग को उसको अपना लाभ मिले, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना उसको लाभ मिले और उसको उसका हक मिले। तो हमारी सरकार चाहे वो कोई भी वर्ग हो उसके लिए काम कर रही है। मतलब पूरी तैयारी से हैं आप मैदान में। बजाज साहब हम तो वो कह रहे हैं कि जब 2019 में मामला दर्ज था, झारखंड में मामला दर्ज था, 2022 में वहाँ की पुलिस आ गई, तो उनका क्या दोष है? दोष तो आपका है जो आपने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। क्या पता नहीं था पहले ये मामला है, झारखंड में लंबित चल रहा है? ब्रजेश जी, 2019 से मामला है, न कभी उसको ब्रह्मानंद के संज्ञान में मामला आया है, न कभी उसको नोटिस दिया गया। बजाज जी, चालान पेश है, उसके अंदर नाम है, आप पहले जाके झारखंड चालान में नाम होगा, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ में सीएसपी के एक लेटर भी जारी है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है पूर्व विधायक भानु प्रतापपुर। आप वो सब पहले देख लीजिए, नाम है, ऐसा नहीं है। नाम है तो 2019 से लेकर आज तक पुलिस उसको गिरफ्तार करने क्यों नहीं आई? जब चुनाव मैदान में आए, फिर वही मैं तो बोल रहा हूँ कि 3 बार झारखंड पुलिस पहले भी आई थी, नोटिस चस्पा करके गई थी, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अभी भी तो आई थी झारखंड पुलिस, आई ना, उनको गिरफ्तार करने गई। कब नोटिस दिया गया? भाजपा के लोग, भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग उनको छुड़ाने के लिए एकदम सड़कों पर लेट गए। बृजमोहन अग्रवाल जी तो कार के ऊपर टंगे। तो ये तो हालात है बलात्कारी को बचाने के लिए। खैर, आप लोगों का तो पुराना इतिहास है। यूपी में आप कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ले लीजिए, या जम्मू का कठुआ मामला ले लीजिए, तो ये आप लोगों का तो इतिहास है। बलात्कारी को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसानों को जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का चरित्र है, इस टाइप का चलता है आप लोगों के। हम अगर हमारी कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा है शिक्षा को
दिखा रहा है किया है एक पढ़ी लिखी महिला पुलिस को। बाद में आई है। पहले मोहन मरकाम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उसको कुकर्मी कहा गया, दुष्कर्मी कहा गया, उसके ऊपर आरोप लगा एक आदिवासी नौजवान के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात हुई और उसके बाद पुलिस एक्टिव जब और देखिए बजाज साहब, कांग्रेस को ये थोड़ी नहीं पता होगा कि 2022 में यहाँ उपचुनाव होगा तो वो 2019 में कोई षड्यंत्र चलेंगे। नहीं तो 2019 से 2022 के मध्य में हमारी पार्टी को मालूम चला है तो क्या कर रही थी पुलिस, झारखंड की पुलिस? देखिए झारखंड में झारखंड पुलिस से ज्यादा रुचि तो झारखंड का छत्तीसगढ़ की पुलिस दिखा रही इन्होंने ये प्रत्याशी घोषित हुए तब ये एक होता है पब्लिक डोमेन में मैटर आया गया कि ये प्रत्याशी ऐसे खड़े हुए तो ये झारखंड तक खबर गई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस की तो ये एफआईआर है नहीं, तो झारखंड पुलिस की, तब वहाँ झारखंड में ये लाइमलाइट में आए होंगे तो इसी यहाँ पे। हाँ तो बजाज साहब वो कह रहे हैं ना, झारखंड पुलिस आई थी, उसको पता चला कि वहाँ पे उम्मीदवार हैं। अब उम्मीदवार तो भाग नहीं सकता, वैसे आते थे तो भाग जाते थे। उम्मीदवार जाएगा कहाँ, गिरफ्तार करने गए तो वो तो आप पूरे कार्यकर्ता सारे वीडियोस आपने अनादि टीवी हम लोग ने भी देखे, सारे वीडियोस की किस टाइप से उनके कार्यकर्ता सड़क पे लेटे हैं, ब्रिजमोहन जी कैसे गाड़ी पे टंगे, और सब पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही थी क्या हालत है बलात्कारी को बचाने के लिए। भैया जी ये बताइए कि जब उसको कोर्ट से स्टे मिल गया गिरफ्तारी के खिलाफ, गिरफ्तार नहीं करना है, तो उसके बाद अगर उसको पुलिस रोक रही है, देखिए इसका क्या औचित्य है? पढ़े लिखे हैं, जब तक पुलिस को एक कॉपी हाथ में नहीं मिलती या डिजिटली आजकल डिजिटल जब तक उनको नहीं मिलती वो नहीं मानते, वर्बली तो नहीं मानेंगे ना उन लोग। तो झारखंड पुलिस वहाँ खड़ी थी, जब उनको वर्बली मालूम चली तो हो सकता नहीं गिरफ्तार किया, मगर जितनी मेरी नॉलेज में है कि जिसकी सरकार होती है उसकी वर्बली मान लेते हैं। चंद्राकर जी, क्या आपको लगता है कि चूक कर गई बीजेपी उम्मीदवार चयन करने में? ये शायद पता नहीं होगा या सोचा नहीं होगा कि ये भी मुद्दा बन जाएगा। जी देखिए, बीजेपी ब्रह्मानंद जी को 18 के चुनाव में प्रत्याशी नहीं बना पाई थी, देवलाल दुग्गा जी थे, और दुग्गा जी चूंकि पराजित हो गए तो ब्रह्मानंद जी के ऊपर वो एक सीनियर व्यक्ति है ऐसा सोच करके बीजेपी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर। लेकिन ब्रह्मानंद जी से जो चूक हुआ उसको अपने चुनाव आयोग के एफिडेविट में बतला देना था जानकारी। इससे बीजेपी के लिए भी अनुकूल परिस्थिति होती। और ये जो उपचुनाव था, इस उपचुनाव में जिस तरह से फिजिकल बातों के ऊपर या फिर पुलिस के ऊपर, क्या झारखंड पुलिस को ये नहीं मालूम कि माननीय न्यायपालिका में जज साहब जब निर्णय सुनाते हैं तो उस समय दर्शक दीर्घा में वो पुलिस विभाग के लोग भी रहते हैं, और रजिस्ट्रार साहब के पास वो जजमेंट जाता है, जजमेंट जाने के बाद रजिस्ट्रार साहब उसको उसका नोटिफिकेशन निकालते। ये तो सामान्य सी बात है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ आने के बाद उल्टा छत्तीसगढ़ के पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिए कि हम गिरफ्तार क्यों किए, छत्तीसगढ़ पुलिस से पूछिए। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को भी यहाँ पर उसके प्रवक्ता को स्पष्टीकरण देना था, क्योंकि वो सेवा शर्त से बंधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ आकर के झारखंड की पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर आरोप लगाए, तो इस तरह का सियासी ड्रामा काफी देखे ब्रजेश जी। तो मूल बात यह है, इस उपचुनाव से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। निश्चित रूप से बीजेपी को जितना वोट लगभग 45,000 वोट लगभग देवलाल दुग्गा जी को मिले थे, उसी के समकक्ष वो पार्टी पहुंची प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये भविष्य में काफी संघर्ष हो सकता है। अभी सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिल गया, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग होगा, आरक्षण का विषय रहेगा। इसके साथ ही साथ भूपेश बघेल जी की कुछ कह सकते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजनाएं, ग्रामीण विकास में इंडिया के इकोनॉमिक्स में ब्रजेश जी 48% जीडीपी में योगदान है, और 48% में गांव के तरफ जिस तरह से भूपेश बघेल जी कंसंट्रेट हुए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रियल एस्टेट क्षेत्र हो, बिजली पानी का हो या फिर डिफेंस का हो, इन सब में गांव की इकोनॉमी बूम हुई है। लेकिन दूसरे तरफ यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जी चंद्राकर जी, चंद्राकर जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है। सत्यप्रकाश जी, वादे तो बड़े बड़े कर लिए आप, लेकिन जो 2023 का रण होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आप इससे जोश तो भर सकते हैं कार्यकर्ताओं में, लेकिन जो वादे किए हैं वो पूरा करना होगा, नहीं तो दाव उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि उपचुनाव में तो आपके दाव पे चल जाते हैं, मुख्य चुनाव में नहीं चल पाते। 2023 के लिए हमारी तैयारी अभी से ही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी हो, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, हम लोगों ने जितने वादे
घोषणा पत्र 2018 के चुनावों में दिए थे, उसमें हम लोगों ने 90% वादे पूरे कर दिए हैं। चाहे वो किसानों का माफी का हो, समर्थन मूल्य बढ़ाने का हो, तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाने का, वनोपज का खरीदी बढ़ाने का हो, या हमने तो ऐसे भी चीजें की हैं विकास के जो जन सरोकार से रखाव करते हैं, जैसे कि आत्मानंद स्कूल, ये घोषणा पत्र में हम लोगों ने नहीं लिखा था, मगर हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि एक आम गरीब जनता के बच्चे को भी चाहिए कि एक अच्छी शिक्षा मिल सके, तो हम लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक कहावत है ना, डायन ने भी घर देख लिया, ईडी ने फेरे लगा लिए, फेरे बढ़ेंगे अभी। तो ये तो देखिए ब्रजेश जी, आप जैसे बड़े पत्रकार को मालूम होगी, ईडी जब हुई थी स्थापना तब से अभी तक एक्टिव केसेस 2014 से पहले से 5000 समथिंग थे एक्टिव केसेस, और आज 90% केसेस विपक्षी दलों के ऊपर ही है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लगती है, ईडी की सबसे खूबसूरती मेरे को लगती है, पर्सनली मैं बात बोल रहा हूँ, कि जब वो विपक्षी दलों में रहते हैं तो ईडी बहुत उनके पीछे मंडराती है गिद्ध की तरह, मगर जैसे भाई साहब आप भूल गए शायद कि इतनी पावरफुल ईडी को आप ही ने बनाया है, उनने कोई नए अधिकार नहीं दिए। मगर हम कभी, मैं तो बोल रहा हूँ 2014 से पहले 5000 से ज्यादा एक्टिव केसेस नहीं थे, और आज देख लीजिए आप, और आप इनके अच्छा है ना, कार्रवाई कर रही है, गलत कार्रवाई तो नहीं कर रही ना? नहीं, कार्रवाई करे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कार्रवाई करे, मगर गलत तरीके से ना करे। जैसे यहाँ आके लोगों को पीटना मारना, हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक क्या कि अगर रमन सिंह जी के साथ भी गलत व्यवहार करती है तो भूपेश बघेल जी उसके खिलाफ भी बोलेंगे। कार्रवाई करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कानून के तहत। लेकिन अभी आप कह रहे हैं ना विरोधियों पर भी कार्रवाई हो रही है, तो भैया पैसे निकल रहे हैं ना वहां पे, कुछ तो सबूत मिलते होंगे। ईडी ऐसे तो नहीं करती कि जाके एकदम छापा मार दे, पहले तथ्य जुटाती है फिर कार्रवाई करती है, सालों लग जाते। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि एक मामला दर्ज हुआ है 2019 के बाद 2022 में पुलिस टपक जाए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, हिमंता बिस्वा शर्मा का आपको भी मालूम हो, इतने बड़े पत्रकार कि इन्होंने जब वो हमारे साथ थे कांग्रेस में थे तो ये लेके बैठे थे एक बुकलेट, उनके ऊपर आरोपों की पूरी किताब लेके बैठे थे, और ईडी भी उनके पीछे गई थी, और इधर वो पहुंचे सीएम बने। कहाँ है मामला? वो आप चाहे महाराष्ट्र का शिंदे जी का केस देख लीजिए, बंगाल में अधिकारी जो उन लोग के हैं नेता प्रतिपक्ष, उनका केस देख लीजिए, कर्नाटक में येदुरप्पा है, बेलारी की ब्रदर्स है। चलिए हम इस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि समय की एक बाध्यता है, इसलिए समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे जारी रख पाएं। इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बघेल साहब ने बाजीगिरी तो दिखा दी, ये 2023 में बरकरार रहेगी या नहीं ये देखने की बात होगी, क्योंकि बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है, संघर्ष करने वाली पार्टी है। और जिस तरह से चंद्राकर जी ने भी कहा है, वोट बैंक में कमी नहीं आई, तो 2023 में क्या होगा, कैसा रण सजेगा और कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।